हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पे आईएएस कुमाऊत पे आपका सभी का स्वागत है। मैंने विजन कुमाऊत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आप आज अपन एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो यूपीएससी यूपीपीसीएस नेट जेआरएफ इस सभी के अंदर जो आरएएस सभी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो थोड़ा थोड़ा सभी के अंदर है। नेट जेआरएफ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज वगैरह आइडियोलॉजी जो उसका अपन देखने की कोशिश करते हैं कि जो उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, फासीवाद क्या है, नारीवाद क्या है, गांधीवाद क्या है। ये अपन सारा का सारा सारा सिनेरियो देखने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। आज आज अपन मेनली थोड़ा इंट्रोडक्शन ही देख पाएंगे कि उदारवाद किसे कहते हैं, जो समाजवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद, नारीवाद, गांधीवाद किसे कहते हैं, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, एक वैक्स स्पुतनिक सभी वैक्सीन वगैरह बनाए हैं, तो उदारवादी क्या बोलेंगे, जो ए वैक्सीन बनी है, कोई अपन स्पुतनिक ले ले, चाहे कोई सी भी ले ले, कोई कोवैक्सीन ले ले, कोविशील्ड ले लो, कोई भी ले लो, ये बनाई किसी ए पर्सन ने ली बनाई, तो उदारवादी क्या बोलेंगे कि जो इसने बनाया है इसके ऊपर इसी का स्वामित्व रहेगा, क्योंकि इसी ने सारा का सारा पैसा लगाया है, किसी दूसरे ने पैसा नहीं लगाया। तो सारा बाजार के ऊपर नियंत्रण भी इस वैक्सीन का यही रखेगा, यही पर्टिकुलर ए आदमी रखेगा, और ये जितने दामों पे बेचना चाहे वो बेच सकता है, क्योंकि इसने रिसर्च किया, सब काम किया है, इसी ने किया है। तो अपन सब कुछ देख सकते हैं। तो उदारवादी का दृष्टिकोण ये रहेगा। वही समाजवादी क्या बोलेगा, समाजवादी बोलेगा कि आप अपने लिए रख लो, परिवार के लिए रख लो, और खुद के लिए, और थोड़ा बहुत बेच भी दो, कोई बात नहीं, बाकी का नियंत्रण आप राज्य को दे दो। ये समाजवादी दृष्टिकोण रहेगा। मार्क्सवादी क्या बोलेगा, जो आपने ये ए वैक्सीन बनाई है, ये पूर्णतया जो इसका स्वामित्व है वो राज्य के हैंड ओवर कर दो। राज्य ही डिसाइड करेगा कि कितने में देना, उत्पादन वगैरह सब कुछ राज्य ही करेगा। और फांसीवादी क्या बोलेगा, जो ए पर्सन ने जिसने बनाया है इसको गोली मारो, इसको मार दो, और इससे जो भी अपन को इसने बनाया है इसको अपने हैंड ओवर अपने पास रख लो, और अपन राज्य खुद इसका उत्पादन करेगा। यानी कि फांसीवादी क्या बोलेंगे कि खून खराबे के करेंगे, इसका हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, कैसे भी कर कर आके ले लो इससे। नारीवादी क्या बोलेगा कि जो वैक्सीन बनाया है, क्या इस पे पुरुषों का ही हक है, जो उसकी पत्नी है जिसने वैक्सीन बनाया है उसका भी तो स्वामित्व होना चाहिए ना, ये नारीवादी बोलेंगे। गांधीवादी क्या बोलेंगे, गांधीवादी बोलेंगे कि आप ये जो भी जो वैक्सीन वगैरह बनाया है, अपन किसके संतान है, भगवान की संतान है। तो इस वैक्सीन को बनाने में हेल्प किसने की है, भगवान ने हेल्प की है। भगवान ने हेल्प की है तो इसका सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। यानी कि खुद के लिए रख लो और बाकी वैक्सीन को दान कर दो। ये ये गांधीवादी सोच रहेगी। तो अपन देख सकते हैं कि सारा का सारा अपन पूरा का पूरा सिनेरियो देखने की कोशिश रहेगी। तो अब अपन उदारवाद की तरफ चलते हैं कि ये सब कुछ देख लिया अपन ने। अब उदारवादी प्रॉपर अपन सारे के सारे के जो भी जो आइडियोलॉजी है उसको पूरे को अच्छे से पढ़ने की पूरी कोशिश रहेगी। उदारवाद का जन्म कैसे हुआ, उदारवाद का जन्म यूरोप में 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ। तो इसका कारण क्या था, 17वीं शताब्दी के आसपास वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, लोकतंत्र जो यूरोप के अंदर लोकतंत्र आया, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, शहरीकरण आया, औद्योगिकरण हुआ, और जो भी क्रांतियाँ वगैरह हुई उसके कारण ये हुआ, उदारवाद का जन्म हुआ। अब अपन देखने की कोशिश करते हैं कि 17वीं शताब्दी से पूर्व क्या था और 17वीं शताब्दी के बाद में यूरोप में क्या था। ठीक है, तो ये देखो, ये तो पूर्व है 17वीं शताब्दी से पहले। 17वीं शताब्दी से पहले क्या था, यूरोप ग्रामीण समाज था, और 17वीं शताब्दी के बाद शहरीकरण समाज हुआ। 17वीं शताब्दी से पहले क्या था, यूरोप के अंदर आर्थिक गतिविधियां, वाणिज्यवाद वो, और 17वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ, पूंजीवाद आया। वाणिज्यवाद क्या होता है कि आयात तो कम से कम करो और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करो। यानी कि ये संरक्षण के ऊपर वर्क किया करता था। मध्यम वर्ग का उदय हुआ 17वीं शताब्दी के बाद, और उससे पहले क्या था,
सामंत जो अपने पहले जो अपने आज़ाद हुए थे उससे पहले सामंत वर्ग ही तो हुआ करता था अपने पास। और 17वीं शताब्दी से पहले क्या था, राजतंत्र था अपने। और उससे पहले 17वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ, यूरोप के अंदर लोकतंत्र आ गया। 17वीं शताब्दी से पहले जो आस्था ईश्वर के अंदर रहा करती थी, यानी पोप के ऊपर आस्था या चर्च के ऊपर आस्था हुआ करती थी, वही 17वीं शताब्दी के बाद में भौतिकतावादी प्रवृत्ति आने लग गई, यानी कि खाओ पियो मौज करो मस्त रहो। यही दृष्टिकोण कुछ ऐसे ऐसे सीनियर रखने रखा। अब अपन देखने की कोशिश करते हैं जो उदारवाद कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, उदारवाद का जनक किसको बोला जाता है, उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है। उदारवाद का जो पिता बोला जाता है जॉन लॉक को बोला जाता है। जी हाँ, जॉन लॉक को बोला जाता है। जॉन लॉक। और उदारवादी कौन कौन से थे, जॉन लॉक था, बेंथम था, एडम स्मिथ था। फिर जो उदारवाद मेनली कहाँ पे हुआ, वो ब्रिटेन के अंदर स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे ये यूएसए के अंदर फैला। यूएसए के अंदर किसने फैलाया, जोस फर्नेस ने फैलाया, मेडिसन ने फैलाया, जो अपन ने दे रखा है। ये मेरे शॉर्ट नोट्स है, मैं इसके अंदर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी अपने नोट्स बनाता हूँ। तो आपको जितना समझ में आए उतना देखना और आप अपने हिसाब से फिर सारा कुछ बनाने की कोशिश करना। अब उदारवाद का मूल तत्व क्या है, अपन देखते हैं। उदारवाद के मूल तत्व होते हैं व्यक्ति, समाज, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन ब्रिटेन और यूएसए के अंदर। ये कुछ अपन ने आयाम डिसाइड कर लिया, तो इसी के ऊपर अपन सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। अब उदारवाद सबसे पहले किसने दिया, हॉब्स ने इसकी जो नींव रखी, दार्शनिक आधार हॉब्स ने रखा। लेकिन याद रखना दोस्तों, हॉब्स कभी उदारवादी नहीं थे। अपन हॉब्स को अच्छे से वापस से पढ़ेंगे। कभी ये एग्जाम में मत लिख देना कि हॉब्स उदारवादी था, नहीं था उदारवादी। हॉब्स ने केवल जो दार्शनिक आधार रखा, केवल वो ही रखा। उसने क्या दिया, व्यक्ति तार्किक है, यानी कि उसने केवल इतना बोला कि व्यक्ति तार्किक है। और इसी को जो दार्शनिक आधार है यही है, व्यक्ति तार्किक होता है उदारवाद के अंदर, व्यक्ति तार्किक होता है। और इसको जॉन लॉक ने भी नकार नहीं सका। जॉन लॉक ने भी माना कि हाँ व्यक्ति तार्किक है। इस वजह से हॉब्स को उदारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले दिया। लेकिन याद रखना, नोट करके लिख लेना, ये याद रख लेना कि हॉब्स कभी भी उदारवादी नहीं था, ठीक है। अब हॉब्स अपन ने देख लिया। बेंथम, सुख प्राप्ति, अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख, यानी कि ये शरीर मेरा है, इसके ऊपर किसका नियंत्रण है, मेरा है। ये हॉब्स बोला करता था कि जो करना मुझे करना। अपन देखते हैं कि अब शादी ब्याह के लिए अपन कोई भी अपना छोटा भाई होता है तो बड़े भाई उसके ऊपर आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है कि हाँ हम तेरे की शादी करेंगे, वो फलाना ढीगड़ा, यानी कि अंतर्विवाह वगैरह कुछ नहीं करने देते हैं। लेकिन अपन देखते हैं कि जो बेंथम बोलता है कि ये शरीर मेरा है, मेरे परिवार का भी कोई हक नहीं है, यानी व्यक्ति फर्स्ट, व्यक्तिवादी, यानी कि व्यक्ति और समाज के अंदर व्यक्ति फर्स्ट, व्यक्ति और परिवार के अंदर व्यक्ति फर्स्ट, व्यक्ति और राज्य के अंदर व्यक्ति फर्स्ट, यानी कि केंद्र बिंदु इसका क्या है, व्यक्ति। ये याद रख लेना, केवल व्यक्ति लिख लेना, आप सब कुछ याद आ जाएगा आपको। अब समाज का अपन देखने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति का महत्व प्राथमिक था, ये तो अपन ने देख ही लिया। और वो समाज को कृत्रिम मानता था, यानी कि कृत्रिम क्या था, समाज को कृत्रिम मानते थे कि जो उदारवादी हुआ करते थे समाज को कृत्रिम मानते थे, क्योंकि व्यक्ति जो समाज किसके द्वारा बना होता है, व्यक्तियों के द्वारा। राज्य किसके द्वारा बना हुआ होता है, व्यक्तियों के द्वारा, यानी कि ये कृत्रिम है, व्यक्ति के द्वारा निर्मित है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही देखेंगे। कल अपन आर्थिक प्रणाली ये और आगे का भी देखने की कोशिश रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को कैसा लगा मेरा ये लेक्चर, प्लीज़ फीडबैक देना। थैंक यू वेरी मच।